आज मेरा दिल ज्यादा ही बेचैन हुआ तो मैंने रमन को कॉल लगा दी। मैंने पूछा कब आओगे रमन, क्योंकि उसे सऊदी गए काफी समय हो गया था। रमन कहने लगा मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा आखिर तुम हिंदुस्तान आना क्यों नहीं चाहते? तो कहने लगा पायल समझने की कोशिश करो। हमारे घर के हालात तभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा, और मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर अपने खर्चे पर हिंदुस्तान आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेंगी और वहीं मुझे हिंदुस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगे। मेरी छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटे जाएंगे। रमन मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी। कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और छुट्टियां लेकर आ जाऊं। रमन कहने लगा इतना पैसा हिंदुस्तान आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ महीने इंतजार कर लो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही रमन सऊदी चला गया था और अब हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे और मैं उसका इंतजार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे सपने टूट कर रह गए थे। कितने सपने सजाए थे कि मैं अपने पति के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी। हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। हर रात मेरी रमन की बाहों में गुजरेगी। लेकिन सारे सपने कांच की तरह टूट के बिखर गए थे। रमन भी सऊदी से अपनी बेताबी, बेकरारी यही बताता रहता था। हर बार यही बात करता कि अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही हिंदुस्तान आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती कि जल्दी ही वो वापस हिंदुस्तान लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 2 साल का समय गुजर गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया था। वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता था कि पायल, बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, तुमसे और घरवालों से इतना दूर रहना। मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। मालिकों की बात माननी पड़ती है। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नौकरी से निकालने में देरी नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। उन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो उन्हें कोई दूसरा वर्कर मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तुम खुद ही सोचो, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी न मिले तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से रमन से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर समय काट रही थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरे लिए अपने पति के बगैर रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मेरी और रमन की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात मेरे पति रमन के लिए ही थे। और 2 महीने में जो प्यार रमन ने मुझे दिया था, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी रहने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन रमन 2 महीने बाद ही ये कहकर चला गया कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और हम अपना एक अलग आशियाना बनाएंगे। ससुराल वालों की सेवा कर कर के अब मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल की सेवा करने में भी मजा आता है, लेकिन ना पति मेरे साथ था और ना ही उसकी मोहब्बत। मैं बेकार में उनकी सेवा कर कर के नौकरानी बनी बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने माँ बाप से भी लड़ जाती कि ये कैसी शादी है जिसमें पति साथ ही नहीं रहना चाहता। उसे बस कमाने की चिंता है, पत्नी की परवाह नहीं कि वह कैसे रह रही है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। मेरा पति भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसके उदास होने से और मेरे परवाह करने से क्या फायदा, जब वह मेरे करीब ही नहीं रहता था। वो मुझसे कहता कि मुझे अपनी तस्वीरें भेज दिया करो, उन्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता तो मैं रमन को देखकर रोने लगती थी। वह मुझे तसल्ली देने लगता, कहता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊंगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो।
रमन मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक फिर से मेरा दिल तोड़ देता था, ये कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही। रमन के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन रमन को मेरी उदासी की परवाह थी। जब भी वीडियो कॉल करता तो मेरे खराब हुलिये को देखकर उसका दिल भी उदास होता। कहता, पायल, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ऐसा लगता है बरसों की बीमार हो। खुद को सजाया बनाया करो। अपनी नई नई तस्वीर खींचकर मेरे पास भेजा करो। उसकी फरमाइश पर मैं अब खुद को थोड़ा बहुत सजाने संवारने लगी थी। तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर उसके पास भेजने लगी थी। वह मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था। तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी। खूबसूरत भी बहुत थी और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफ सुनने का शौक रहा था। जब रमन मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। उसकी दिलकश बातों पर मेरा दिल बहकने लगता था। मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी रास नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा पति तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम से बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी व रमन वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो मुझे उजड़े हुए हुलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा संवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने ख्याल की थी और रमन का मुझ पर यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आँख नहीं भाता था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो रमन दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन लिपटती फिरती रहती हो, क्या जरूरत है? इस तरह श्रृंगार करके घर में घूमने की? घर में जवान देवर है, जेठ है, इस तरह सजी सबरी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरा एक देवर और एक जेठ था। रमन अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। साहस ने बताया कि वह औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी से कुछ समय पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी अपनी समस्याएं क्या कम थी जो मैं जेठ के मामलों में टांग घुसाती। पति पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड अब और भी खराब रहने लगा था। अब रमन की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर रमन भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं माँ, ठीक कह रही है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजा समरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही खुद को तैयार रखा करो और सुबह सादगी से घर में रहा करो। रमन की सोच पर भी मुझे दुख हुआ था, उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगी थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और ये सच भी था, मेरे देवर और मेरे जेठ की नज़र मेरी तरफ उठ ही जाती थी। और मेरी सास को भी ये डर था कि कहीं पति की गैर मौजूदगी में मैं भाग ना जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। एक नेचुरल सी इच्छा होती है शादी के बाद लड़की का अपने पति के साथ रहना, और जब पति की इच्छाओं को पूरा ना कर पाए तो पत्नी इधर उधर भाग सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी साड़ी पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती, इस तरह की साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, फुल ब्लाउज पहना करो, सर पर पल्लू डाला करो, और कोई जरूरत नहीं है इतना फुर्ती में काम करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़के को भी सावधान रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी।
मुझे तो शादी से पहले ही सज-धज कर रहने का शौक था। मैं खूबसूरत थी, खुद को वना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। पति को शिकायत लगाती हूँ तो वह भी कहते हैं कि मम्मी जी ठीक कहती है। तो मैं रमन को कहती कि मुझे मायके में रहने की अनुमति दे दो ताकि मैं खुलकर जी सकूं। लेकिन रमन इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं। अगर तुम मायके में जाकर बैठ गई तो वो और भी बातें बनाएंगे कि पति परदेश में पड़ा है और पत्नी मायके में जाकर अय्याशी कर रही है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो। मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो उदास सी हो गई थी। अजीब रूखी फीकी सी जिंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे, ना उल्टे लिए जाते थे। नसीदे सच सवर कर मैं थोड़ा बदलने की कोशिश करती तो मेरी सास को पसंद ना आता। मायके जाने की बात करती तो रमन को पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे ये सब बुरा लगता था। पति से मोहब्बत थी क्योंकि वो था ही मोहब्बत करने लायक। बेहद खूबसूरत, हैंडसम, नौजवान लड़का था, मगर उसके घरवालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं समय से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है क्योंकि मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता। अपनी मंगेतर को भी वो तलाक दे चुका था। मेरी सास ने बताया कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को लड़कियों से क्या दिक्कत थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने आप में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। ना कोई गैर जरूरत बात करता, ना कमरे से बाहर निकलता। वो बैठकर टाइम पास करता था और वैसे भी उसकी भी मंगनी हो चुकी थी। मगर शादी इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मेरी सास उसकी शादी से पहले मेरे जेठ की शादी करना चाहती थी। क्योंकि मेरे जेठ सब भाइयों में बड़े थे और मेरी सास उसकी शादी करके इस फर्ज से भी आजाद होना चाहती थी। खानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है कि वो शादी नहीं कर रहा। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे कि जरूर लड़का शादी के लायक नहीं है, तभी वो शादी नहीं कर रहा। हालांकि मेरा जेठ अच्छा भला सेहतमंद था, अच्छी शकल सूरत का मालिक था। ना जाने क्यों उसे औरतों से उलझन होती थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वह औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसलिए वो शादी नहीं करता। और ये अच्छा ही था कि किसी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि शादी ही ना करें। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और उसके पीछे पड़ी रहती है कि शादी कर लो। वह अच्छा कमाता था, पहले मेरे पति के साथ सऊदी में ही रहता था, मगर अब हिंदुस्तान आकर रहने लगा था। मैंने रमन को हर बार उसके बड़े भाई की मिसाल दी कि वह तो गैर शादीशुदा है, फिर भी घर पर रहता है। आपको भी चाहिए था कि शादी के बाद हिंदुस्तान में ही कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था रमन भी। पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर वहां मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल जलाती रहती थी। उसको कोई परवाह ही नहीं होती थी। मैं जब ज्यादा ही परेशान हो जाती तो मैं कहती कि बस अब वापस आ जाओ। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वो मुझे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लूं, बस थोड़े से पैसे जमा कर लूं ताकि मैं हिंदुस्तान आकर कोई छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी याद आती है तो रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा ही अलग था। मेरा देवर भी कमाता और अपना खर्चा खुद करता और बाकी बची हुई अपनी सेविंग कर लेते थे। मेरा जेठ कमाता, उससे घर के खर्चे चलते थे, लेकिन रमन जो भी पैसे कमाता और वह सब अपने माँ बाप को भेज देता।
ये कहकर कि जब हिंदुस्तान आऊंगा तो कोई अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। रमन को चाहिए था कि वह अपना पैसा अपने पास सेव करता, क्योंकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा जेठ अच्छे भले पैसे कमा रहा था और घर के खर्चे भी हो रहे थे। फिर भला सारा पैसा अपने माँ बाप के हाथ में देने की क्या तुक थी? रमन को मैं कई बार दबे शब्दों में कह भी चुकी थी कि आप सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करें, और मेरी बात सुनते ही रमन भड़क उठा था। कहने लगा, तुम अभी से तेरा मेरा करने लगी हो। मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मैं खामोश हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सजना सवरना छोड़ दिया था। लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती? जब भी रात को सोने के लिए लेटती थी तो मुझे अपने पति रमन की बहुत याद आती। मेरे जज्बात बहकने लगते तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती। रमन की बाहों में समाने के लिए मैं बेचैन हो जाती। बेचैनी में आकर मैं बाथरूम में नहाने चली जाती, और जब कपड़े हटाती तो अपने आप को देखकर मैं और भी ज्यादा बहकने लगती थी। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती थी, और उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं खुश होती रहती थी। अब तो ये आदत मेरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं ज्यादातर समय अपना बाथरूम में ही गुजारने लगी थी, और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीर बनाती रहती। अब तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। और फिर एक दिन जज्बातों में बहकर मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शरीफ औरतों को शोभा नहीं देता, मगर मैं अपनी खूबसूरत संगमरमर सी काया की तारीफें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मर्द मेरी इस खूबसूरत सी फिगर की तारीफ करें, और इसीलिए ये काम करते हुए मुझे उस समय बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कदम मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचाकर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी। मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा समय गुजारती थी। तभी मेरी सास को कुछ खटकने लगा था। वह अक्सर मुझसे सवाल करने लगती, और मुझे देखकर उनके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था। अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक हुआ था, वह शौक मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका था, और उसके बिना मैं एक दिन भी रह नहीं सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ता, और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी ऐसी तस्वीरें थी, अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। रमन का मेरी सास के नंबर पर फोन आया तो मैंने उसको मोबाइल खराब होने का बताया। रमन बोला, तुम चिंता मत करो, बड़े भैया वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक कर लेते हैं। तुम भी बड़े भैया को फोन दे दो, वह तुम्हारा फोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था। चलो, मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है कि वह मेरे मोबाइल में ताका झांकी करेगा। मैंने सुबह के समय अपने जेठ को फोन दिया था, और वह शाम को ही ठीक करवा कर ले आया। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने जेठ के कमरे से निकलते देख लिया, और वह एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम नवीन के कमरे में क्यों गई थी? मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी जी, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, और वही मैंने जेठ को ठीक करवाने को दिया था, वही लेने गई थी। मगर पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद पति के बगैर भी गुजारा कर लेती है। घर को चलाने के लिए पति परदेश में जाकर पैसे कमाते हैं, तो वह लड़कियां अपने ससुराल में रहकर ही अपने पति का इंतजार करती है, और खुद को अपने पति के लिए संभाल कर रखती है, अपनी इज्जत को महफूज रखती है। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर वो दरार कभी भरती नहीं है। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गैर मर्द गैर ही होता है। तुम्हारा जेठ भी आखिर मर्द है और जवान है, उससे ज्यादा करीब मत रहा करो, दूरी बनाकर रखा करो। मुझे अपनी सास की ये नसीहत बहुत बुरी लगी थी,
लेकिन मैं चुप रही। मगर मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई। वह बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सच सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोले अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी। आखिर मेरी सास को मुझसे प्रॉब्लम क्या थी? मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी। वह एक अनुभवी औरत थी। उन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, इसलिए वह मुझे समझाती थी। उन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने पति के बगैर रह रही थी। और शायद अब वह समझने लगी थी कि मुझसे पति के बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मगर एक दिन रमन ने मुझे बताया कि मम्मी अब हर वक्त जिद करने लगी है कि सारा काम धंधा छोड़ो और हिंदुस्तान आ जाओ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। पहले तो खुद ही कहती थी कि इतना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर हिंदुस्तान आकर सेटल हो जाना, सारा काम छोड़कर हिंदुस्तान आकर बैठ जाओ, और यही कोई तो नौकरी तलाश कर लो। रमन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। और रमन की अगली बात पर तो मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। मेरी सास ने रमन को ये भी कहा था कि पायल धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही है। पता नहीं कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, हिंदुस्तान जल्दी लौट आओ। रमन मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो कि मम्मी जी भी अब डरने लगी है। अब मैं रमन की बात का क्या जवाब देती? मैं तो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए रमन से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ। तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही। मुझे बता दो, फिर मैं क्या करूं? ना घर में सजकर घूमना है, ना मायके में रहूं, ना कमरे में बंद रहूं। आखिर करूं तो क्या करूं? मैं गुस्से से फट पड़ी थी। गुस्से की तेज मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ना ही मैं सामने वाले का कोई लिहाज करती थी। जो मन में आता बदतमीजी कर जाती थी। और शादी के बाद पति की दूरी ने तो मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। और फिर मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं डर भी गई थी और चीख चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मेरे रोने पर, चीखने चिल्लाने पर रमन घबरा गया और सफाई देने लगा। कहने लगा मेरी माँ को गलतफहमी हो गई होगी। शक की मिजाज की औरत है, इसीलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती है। उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं रमन से लड़ने लगी। तो फिर जल्दी से हिंदुस्तान आ जाओ या फिर मुझे मेरे मायके भेजो। अब मेरा इस घर में दम घुटता है। रमन भी परेशान हो गया था। वह अपनी माँ को फोन करके मना करने लगा कि पायल को रोक टोक मत किया करें। वो पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है, और फिर उस दिन के बाद से मेरी सास ने अब मुझे रोक टोक करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मगर उनकी नजरें अब भी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई थी। इन 2 सालों में अपनी सास को इतना तो समझ गई थी कि वह किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं भी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, सास ने हमेशा मुझे सावधान अंदाज में ही बात की थी। लेकिन अब मेरी सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पीती थी। वही देने मैं अपनी सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही मैं रुक गई थी, क्योंकि अंदर से जो बातें आ रही थी, उन आवाज़ों में मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई थी।
मेरा जेठ और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे, और जो बातें कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल चाहा जेठ का गिरेबान पकड़ लूं। वह इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं उन बातों को सोच सचकर पागल हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस टाइप का मर्द था। शर्मिंदगी और अपमान से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अपने पति को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। उस पूरी रात मेरी टेंशन में निकल गई थी, और इस टेंशन में अपना मोबाइल खोलकर बैठ गई और अपनी तस्वीर देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि एक ऐसे ही अदा से भरी सी तस्वीर रमन को भेज देती हूँ। और अगले ही पल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत दिलकश कपड़ों की तस्वीर रमन के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरी सांस सीने में ही रुक गई थी, क्योंकि गलती से मैंने अपनी तस्वीर अपने जेठ के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने समय देखा, काफी वक्त हो रहा था। मैंने सोचा इस समय तो मेरा जेठ सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा जेठ जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता, और फिर मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल न रहती। मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द उसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। क्या करूं? परेशानी से अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। सोच सचकर पागल हो रही थी। अब क्या करूं? रात के समय अपने जेठ के कमरे में जाती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वो पिक्चर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वह तस्वीर मेरे जेठ के फोन में सेव ना हो गई हो, क्योंकि आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिलीट मैसेज भी आराम से देखे जा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जेठ के कमरे में जाकर उसका मोबाइल उठाकर इस तस्वीर को डिलीट कर दूं। लेकिन मैं ऐसा करती तो मेरा जेठ मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर भी मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। जब तक मैं अपने जेठ के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट कर नहीं लेती, मुझे चैन नहीं आता। मैंने अपने कमरे से कदम बाहर निकाला और दबे पांव अपने जेठ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरे सास या ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करते देर नहीं लगेगी। धीरे से दबे पांव जेठ के कमरे में पहुंची तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा जेठ अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं बड़े ही सावधान अंदाज से चलते हुए साइड वाली मेज के करीब पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो उस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती? मैं अपने जेठ को देखने लगी। थोड़ी सी कोशिश करने से मेरे लिए वह लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैं नींद में पड़े अपने जेठ के करीब आई और उसका अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन से लगाया तो फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया था। मैंने जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फोल्डर खोला, मगर वो खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे जेठ के मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं बल्कि ना जाने कितनी तस्वीरें और वीडियो थी, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही सारी वीडियो और तस्वीरें थी जो मैं अकेले में बनाया करती थी, और उन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी को दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह तस्वीर ऐसी नहीं थी कि मेरे अलावा या रमन के अलावा उन्हें कोई तीसरा देखता। मैं फटी फटी आंखों से अपने जेठ का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। तस्वीर देखकर मुझे एक पल नहीं लगा था ये पहचानने में कि मेरे जेठ ने वो तस्वीर कहाँ से हासिल की थी। अपना राज खुल जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो ये सोचकर जेठ के कमरे में आ गई थी कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। मगर यहाँ तो मेरे जेठ का मोबाइल मेरी गलत तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे जेठ की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उस दिन मेरा जेठ मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था
कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है। उसके चाल चलन ठीक नहीं है। ना जाने ये लड़की किन चक्करों में पड़ी है। माँ, आपने गलत लड़की को चुन लिया है। आपको लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसके चरित्र की भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी थी। उस समय मैं अपने जेठ के ये शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरा जेठ मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरा जेठ मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब उसके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखकर मैं सब जान चुकी थी कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो सारी तस्वीरें डिलीट करना ही चाह रही थी कि मेरा जेठ नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर वो हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो फौरन उसने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों बनाए? मैं इस घर की बहू हूँ। कैसे बेगैरत हो? अपनी भाभी की ऐसी तस्वीर मोबाइल में रखी हुई है। मेरा जेठ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था। फिर कहने लगा, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई। तुम अपने कमरे में होती हो। कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीर तो तुमने खुद बनाई है, बल्कि तुमने ही मुझे दी है। मुझे अपने जेठ के सफेद झूठ पर गुस्सा आया था। मैं भला उसे अपनी ऐसी तस्वीर क्यों देती? मैंने कहा, देखो, अच्छा जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़े ही लापरवाह से अंदाज से टेबल पर रखे गिलास में पानी डाला और घूंट घूंट कर पीने लगा। मुझे उसके इस अंदाज पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे जेठ ने जो कहा, मैं हैरान रह गई थी। कहने लगा, मैं ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं नजर चुरा गई थी। बोला, तुम जानती हो कि ये तस्वीर मैंने कहाँ से ली है, और मैं तुम्हारे पति को ये सब कुछ बता दूंगा। उसे बताऊंगा कि तुम गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वह मुझे धमकाने लगा और आराम से अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। ये तस्वीरें सारी मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी। मैंने उसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा पति सब सच जानता है कि ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरे संबंध नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर हंसा था। लेकिन ये तस्वीर मेरे पास कैसे पहुंची? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने वो तस्वीरें हासिल की थी। ये देखकर मेरा पति भी यकीन न करता। मेरी सास तो पहले ही मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी। अपने जेठ से विनती करने लगी कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि ये तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा जेठ जो कहेगा मैं सब कुछ कर दूंगी। अगर वह मेरे साथ रात बिताने की बात भी करता तो मैं ये भी कर जाती। उस समय मेरे सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वह तस्वीरें जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि यह राज मेरे पति के सामने आए। अगर वह राज रमन के सामने आ जाता था तो वह मुझे तलाक दे देता, और इसीलिए मैं अपने जेठ की हर बात मानने को तैयार थी, जायज नाजायज हर तरीके से। मगर मेरे जेठ ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। उसे वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वह ये खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं कमरे में आकर रोती रही। अब मेरा जेठ सावधान हो चुका था। मुझे तस्वीरें दोबारा डिलीट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि उसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा जेठ ये मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने जेठ के आगे पीछे घूमने लगी।
उसकी विनती करती कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, मगर हर बार वो मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल देता। रमन की कॉल आती तो मैं दिमागी रूप से गायब रहती। वह मुझे बार बार पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं उसे क्या जवाब देती। एक दिन मैंने सोचा मुझे रमन को सच बता देना चाहिए। ऐसे मैं कब तक डरकर जीती रहूंगी। एक ना एक दिन तो सच्चाई रमन के सामने आनी ही थी। मेरा जेठ रमन को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से ये सच्चाई उसको बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए रमन को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें बनाई थी। मेरी इस बात पर वो हंसा था। कहने लगा तो क्या हुआ, तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल से फोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन रमन वो तस्वीर कुछ अलग है। मेरा मतलब है मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। रमन तो ये बात सुनकर भड़क उठा था। कहने लगा, अभी के अभी वो सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीर अपने फोन में क्यों लगा रखी है? गलती से किसी के हाथ में आ गया तो तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रमन मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी तो मैंने रमन को सिर्फ अधूरा सच ही बताया था। पूरा सच नहीं बताया था कि मैं ये तस्वीर अपने मोबाइल में बनाती। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने का कारण रमन को बता देती तो शायद वह अभी के अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी। काश मुझे ये गलत लत ना लगी होती तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार ना होती। उधर अपने जेठ को मनाती रहती, एक बार वो मेरी तस्वीरें डिलीट कर दे। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं तौबा कर चुकी हूँ। मगर तब जेठ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोले अपने जेठ को देखती रह गई। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना, छुप छुप कर उसके कमरे में आना जाना मेरी सास की नज़र में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली, बहू किन चक्करों में रहने लगी हो? हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं हैं। तुम्हारा जेठ कुंवारा मर्द है, उसके खाली कमरे में बार बार क्यों जाती हो? सास की बात सुनकर मैं बौखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने कभी भी मुझे जेठ की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ। वह बार बार खराब हो जाता है, लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। सर झटकर बड़बड़ाने लगी कि रमन को जल्दी ही वापस बुलाती हूँ। तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं लगता। तुम मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। अब मेरा जेठ मुझे कमरे में बुलाता और जी भरकर मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं उसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता मैं अपने जेठ की विनती करती कि अब तुम मुझ पर दया करो। मुझ पर जुल्म करते करते पूरा 1 महीना हो चुका है। मैं घुट-घुट कर रोती रही। कहती, तुम्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आती? मेरा जेठ नरम नहीं पड़ा था। अब सास भी मुझ पर शक करने लगी थी। और 1 महीने बाद ही रमन वापस हिंदुस्तान लौट आया। मैं अपने पति को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुशी की बजाय मेरा दिल डर से सूख गया था। मेरा पति हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसी वह छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा पति मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मेरा दिल टूटता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था। काश मैं पहले की तरह पवित्र और बेदाग रहती तो पति के आने पर मैं भी खुश हो जाती। मेरा पति मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वो बोला, मेरे लिए भी इतना समय तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था,
ताकि हमें कभी तंगी ना हो। वह मेरा धन्यवाद कर रहा था कि मैंने उसका इंतजार किया। मैं रमन की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी, खुद पर गुनाह का बोझ ला दे बैठी थी, जो मुझे मेरी नजरों में गिरा गया था। मेरे रोने पर रमन परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, ये तो खुशी के आंसू है। पति के आने के बाद भी मैं अपने जेठ से अकेले में यही विनती करती थी कि मुझ पर दया करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से पाप कर बैठी, मगर अब पछता रही हूँ। मेरा जेठ बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई रमन को जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर वो इतने बड़े दिल का मालिक हुआ और सब कुछ सच जानकर तुम्हें माफ कर देगा, तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं एक गैर मर्द हूँ और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में स्वीकार करूं, जो मेरे भाई के अलावा गैर मर्दों के सामने भी अपने आप को पेश करती रही हो। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना बड़ा हो और वह तुम्हें माफ कर दे। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ ना करता। जेठ के मुंह से ये सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले दिन मैं जब जेठ के कमरे में गई थी, उसी रोज से वह मुझे अपमानित कर रहा था और हैरान भी कर रहा था। जब मैंने उसे वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने के लिए बोला था, जेठ ने तभी कहा था कि अब मुझे रमन का इंतजार है, मैं उसे तुम्हारा ये कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी भी ये राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़कर रोती थी। अपनी फोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने जेठ के सामने अपने आप को भी पेश कर दिया था और मेरे जेठ मेरे इस ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई बहुत ही नीच लड़की हो। मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रहती हो, लेकिन तुम तो अपना शरीर भी मुझे सौंपने पर राजी हो गई। अगर तुम मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो, तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी ये काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और चरित्रहीन लड़की हो, जो पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से सुकून हासिल करना चाहती हो। मैं इतने अपमान पर कटकर रह गई थी, मगर मेरे जेठ ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरे ऑफर पर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत ही हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था। मैं भी उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वह लूज कैरेक्टर लड़की थी। उसके दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफरत है। क्या हम भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई थी? मैं अपने भाई के घर में ऐसी चरित्रहीन औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई वहां पर विदेश में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ उसकी इज्जत खराब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ मेरा जेठ रमन और मैं थी, कि मेरे जेठ ने मेरी सारी असलियत रमन के सामने खोल कर रख दी कि तुम्हारी पत्नी ने सोशल मीडिया पर आईडी बनाई और उस पर भी ये तस्वीरें डाली। जब उसका फोन खराब हुआ तो उसने मेरे हाथ में फोन थमा दिया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे जेठ ने मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहां मेरी वो आईडी भी देख ली और उसके स्क्रीनशॉट लेकर रख दिए थे। मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत है। मैं रोने लगी। अपने पति से अपनी गलती की माफी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं रोती रही, विनती करती रही, लेकिन रमन ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर आ गई। मैं एक छोटी सी गलती से अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द
ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी उसके अलावा किसी दूसरे को अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद ही कर दी। अब मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। रमन के बिना जीने का मैं सोच नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए मैं गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होंगी, लेकिन मैं खुद को बर्बाद कर चुकी थी। जिंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस काट ली। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अभी जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। रमन मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। रमन के पीछे मेरा जेठ भी खड़ा हुआ था। मैं नजरें चुरा गई और आंसू बहकर तकिए में समाने लगे। मैंने कहा, रमन, मैं इस काबिल नहीं हूं कि अब जिंदा भी रहूं। मैंने तुम्हारा मान तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन खुद को बहलाने के लिए गलत राह पर चल पड़ी थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फैसला अपनी जगह ठीक है। मुझ जैसी औरत को तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। रमन ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी नवीन भैया के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे अगर जरा सी भी कोई गलती मेरी नजर में आई, वो दिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। रमन के इतने बड़े दिल पर मैं हैरान हो गई थी। उसने मुझे माफ कर दिया था, मुझे एक मौका दिया था। रमन बाहर चला गया, लेकिन मेरा जेठ कमरे से बाहर नहीं गया था। वह मेरे बेड के पास आया। कहने लगा, पायल, मैंने रमन को सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। रमन को ये नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीरों को डिलीट करवाने के चक्कर में अपने आप को मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर ये सच्चाई मैं रमन को बता देता तो शायद रमन तुम्हें कभी ना अपनाता, लेकिन मैंने उस सच्चाई को नहीं बताया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसलिए उसको नहीं बताई क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ तस्वीरों तक सीमित था। इसके अलावा तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं बनाए थे। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैंने ये सच्चाई रमन से छुपाई थी। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक हुआ, मैं खुद सारी सच्चाई रमन को बताकर तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैंने अपने जेठ का धन्यवाद किया था। मेरा जेठ सच में बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की थी कि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की आए। कुछ ही दिन बाद मैं ठीक होकर घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए थे और पूरे जी जान से रमन और अपने ससुराल की सेवा में लग गई थी। मैं रमन को या अपने ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहती थी कि लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। रमन को पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया, मुझे दिल से अपना लिया था, वैसे मुझे प्यार दिया था जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही शर्म महसूस होती है कि मैंने अपने पति की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक पाल लिए थे। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, उसे संभाल कर रखें। आपकी छोटी सी गलती भी आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में रमन के जैसा सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट